एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो पिछले लेक्चर तक हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया था। उसका पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब क्या होता है वो पढ़ लिया था। उसका सीडीएफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका सीडीएफ किस नेचर का होता है, वो हमेशा स्टेयरकेस फंक्शन होता है, ये पढ़ लिया था। ऑलवेज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में हमेशा सीडीएफ स्टेयरकेस फंक्शन होगा, मतलब कांस्टेंट स्टेप चेंज, कांस्टेंट स्टेप चेंज। जो पॉइंट्स रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर रहा होगा अपने सैंपल स्पेस में, अपने सेट में, जो वैल्यूज उसको असाइन हुई होंगी विद सम प्रोबेबिलिटी, उन पॉइंट्स पे ऑब्वियसली वो इंटीजर पॉइंट्स होंगे, स्टेप चेंज आएगा, बाकी जगह वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये नेचर था, ये हमेशा होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता इसके अलावा सीडीएफ हो जाए किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। हमेशा स्टेयरकेस फंक्शन होगा, उसी को कई लोग कहते हैं डिस्क्रीट इन नेचर है। एम्पलीट्यूड एक्सिस डिस्क्रीट इन नेचर होती है। तो डायरेक्टली कैसे सीडीएफ ड्रा करना है वो भी मैंने आपको सिखाया था, है ना, कहां स्टेप चेंजेस करने हैं, कैसे करना है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सीडीएफ की हमने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करी थी विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो वहां पे मैंने बताया था कुछ प्रॉपर्टीज जनरल प्रॉपर्टीज हैं, वो किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए वैलिड होंगी क्योंकि वो जनरल एक्सप्रेशन से निकल के आ रही हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो स्पेशली यूज करने के लिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यही कंडीशन होनी चाहिए, है ना, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड बी वाला इनइक्वलिटी, कहां पे इक्वलिटी होनी चाहिए, कहां पे नहीं होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया था। तो कुछ प्रॉपर्टीज कॉन्टिन्यूअस के केस में किस केस में यूज हो पाएंगी, डिस्क्रीट के केस में किस केस में यूज हो पाएंगी, उनके बारे में स्पेशल अटेंशन देंगे। जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो तो हमेशा वैलिड होंगी, वेदर रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस और मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, है ना। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। पहले हम इस लेक्चर का एम क्या है मैं बता देता हूं, हम क्या समझने वाले हैं। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को हो सकता है जो सीधे सीधे सोचते हैं क्वेश्चन बनाना सीख जाएं, ये सीख जाएं। ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का नेचर कैसा होगा, उसके पीडीएफ का नेचर कैसा होगा, उसके सीडीएफ का नेचर कैसा होगा, वो पॉइंट बहुत क्लैरिटी से आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी सीडीएफ या पीडीएफ दे के एक रैंडम वेरिएबल का पूछ लेंगे, रैंडम वेरिएबल कौन सा है, किस नेचर का है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है कि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है कि ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, पूछ लेंगे आपसे, है ना। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको जब क्लैरिटी होगी कि सीडीएफ ऐसा ही होता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, पीडीएफ ऐसा ही होता है, डिस्क्रीट का पीडीएफ पीएमएफ ऐसा ही होता है, सीडीएफ ऐसा ही होता है, देन यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू रैंडम वेरिएबल्स, कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो यहां पे हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के सीडीएफ और पीडीएफ के नेचर के बारे में बात करने वाले हैं इस लेक्चर के बीच, इस लेक्चर में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या पढ़ाऊंगा, हम बात करेंगे कोई भी रैंडम वेरिएबल है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, उसका वेरिएंस का क्या मतलब होता है, फिर उसके फार्मूलाज पढ़ेंगे, देन हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल है, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, गॉसियन रैंडम वेरिएबल, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के नेचर, पीडीएफ और सीडीएफ के नेचर के बारे में। पीडीएफ की डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई साहब, है ना। तो अब देखते हैं, जैसे रैंडम वेरिएबल हमें कैसे मिलता था, किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम को हम मैप कर देते हैं जब रियल नंबर पे, है ना, आउटकम्स को जब हम मैप कर देते हैं रियल नंबर से, तो वी विल गेट द रैंडम वेरिएबल, है ना। तो अगर कोई कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस है, किसी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कॉन्टिन्यूअस है, उसको जब मैप करेंगे रियल एक्सिस पे या रियल नंबर से, तो जो रैंडम वेरिएबल निकल के आएगा विच दैट विल बी नथिंग बट द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब उसी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में पूरी प्योर मैथमेटिक्स है जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं, उसके पीडीएफ और सीडीएफ के बारे में प्योर मैथमेटिक्स है, एंड मैं उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा ताकि आप उसको रिलेट कर पाइए, है ना। इसलिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूं 2 लाइन में कि पीडीएफ हमेशा ऐसा होगा, सीडीएफ ऐसा होगा, कैसे होगा वो भी समझना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। तो ताकि आपको एकदम क्लैरिटी हो क्या आप पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। तो लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट हम किए, उसका सैंपल स्पेस क्या है, वो आउटपुट में क्या जनरेट कर रहा है, कोई रियल नंबर 0 से 1 के बीच में एक्सपेरिमेंट है, उसका आउटपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है बिटवीन 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0 कह सकते हो, इंक्लूडिंग 1, है ना। 0 से 1 के बीच में कोई रियल नंबर हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट।
अब हम इसको मैप कर रहे हैं, मैप करके एक रैंडम वेरिएबल बनाते हैं, सैंपल स्पेस को हम एक रियल नंबर से मैप कर देते हैं हर आउटकम को। यही तो हमारा पर्पज होता है रैंडम वेरिएबल जनरेट करने का। यहाँ जो एक्सपेरिमेंट का आउटकम है वो भी एक रियल नंबर ही है, तो हम अब इसको मैप करके रियल नंबर से एक रैंडम वेरिएबल एक्स जनरेट करने वाले हैं। तो हम रैंडम वेरिएबल एक्स ले लेते हैं, कैपिटल एक्स एक रैंडम वेरिएबल है। ये क्या है, इट एज्यूम्स the same value as the output of experiment, outcome of experiment। तो ये रैंडम वेरिएबल x कौन सी वैल्यू अज्यूम कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट का आउटकम है वही वैल्यू ये अज्यूम कर ले रहा है। जो मैपिंग आपने करी सैंपल स्पेस के आउटकम की मैपिंग करी, तो यहां पे भी रियल नंबर था, तो आपने कहा सबसे सिंपलेस्ट मैपिंग कर देते हैं यार, क्या ज्यादा झंझट पालना। जो आउटकम है उसको उसी रियल नंबर से मैप कर दिया। तो जो x है, जो रैंडम वेरिएबल है, कौन कौन सी वैल्यू अज्यूम कर सकता है, 0 से लेके 1 तक जितने रियल नंबर पॉसिबल है, वेदर इट इज फ्रैक्शन, वेदर इट इज इंटीजर, 0 और 1 इंटीजर है, सारी जो वैल्यूज पॉसिबल है वो ये अज्यूम कर सकता है, क्योंकि यही आउटकम है, उन्हीं को आपने मैप कर दिया। अब बताओ इस सैंपल स्पेस में हाउ, जो ये रैंडम वेरिएबल है जो अज्यूम कर रहा है वैल्यू बिटवीन 0 to 1, इसमें अगर हम इसको एक सैंपल स्पेस माने तो इस सैंपल स्पेस में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। इस सैंपल स्पेस में आपके इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और इसको काउंट भी नहीं कर सकते, ये काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं है। अगर काउंटेबली इनफाइनाइट होते देन दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लेकिन ये काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है और इसको काउंट भी नहीं कर सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में। तो ये कैसा रैंडम वेरिएबल आपको मिला, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। 0 से 1 के बीच में हर पॉइंट है इस रेंज में, जबकि डिस्क्रीट में क्या होता था, 0 रैंडम वेरिएबल 0 वैल्यू अज्यूम करता था, 0 के बाद अगली वैल्यू को कौन अज्यूम कर सकता है, 1, उसके बाद अगली वैल्यू कौन अज्यूम कर सकता है, 2, उसके बाद अगली वैल्यू कौन अज्यूम कर सकता है, 3, अगली वैल्यू कौन सा अज्यूम कर सकता है, 4, अगली वैल्यू कौन सा अज्यूम कर सकता है, 5, -1, -2, -3। तो ये कंटीन्यूअस नेचर नहीं, डिस्क्रीट 0 के बाद अगला 1 है, अगला 2, यहां से 0 से 1 के बीच में जितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं वो सारी वैल्यूज ये अज्यूम कर सकता है। ये कंटीन्यूअस नेचर है, एक भी पॉइंट बीच में छूट नहीं रहा 0 से 1 के बीच में, कंटीन्यूअस इन नेचर। ठीक है, अब देखते हैं, अब ध्यान से सुनना। अब यहां पे दो चीजें कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए दो चीजें डिफाइन होती हैं। सीडीएफ तो कॉमन चीज है, मैंने कहा था सीडीएफ इज डिफाइंड फॉर ऑल काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल और उसकी जनरल डिफिनीशन है। सीडीएफ तो इसके लिए डिफाइंड होगा ही। सीडीएफ कैसे डिफाइंड होगा, एफ किस रैंडम वेरिएबल के लिए सीडीएफ डिफाइन कर रहे हो, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं एफ, और ये किसका फंक्शन होता है, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस स्मॉल एक्स ले लो तो ये स्मॉल एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है। सीडीएफ फॉर द गिवन रैंडम वेरिएबल एक्स, कैपिटल एक्स। ठीक है ना। अब देखो, एक सीडीएफ हो गया, एक आपने पढ़ा है, एक होता है पीडीएफ। क्या कहते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेंसिटी फंक्शन। पीडीएफ को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जैसे वहां पीएमएफ था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वैसे यहां क्या डिफाइन होता है प्रोबेबिलिटी के केस में, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं फॉर ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो यहां पे भी वही सेम डिफिनीशन है जो आपकी डिस्क्रीट, क्योंकि वो जनरल चीज है, वो सीडीएफ हर रैंडम वेरिएबल के लिए एक जनरल डिफिनीशन होती है। ठीक है ना, इसीलिए सीडीएफ हमेशा हर जगह आप सेम फार्मूला यूज करके निकालते हो। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी के केस में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ जाता है और यहां प्रोबेबिलिटी के केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाता है। व्हाई देयर इज नीड ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, व्हाई नॉट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एज इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्यों वही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यहां सफिशिएंट नहीं हुआ। अब देखो ध्यान से, ये रैंडम वेरिएबल x 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कहूं आप बता दो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0.5 क्या है। भाई 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू ले रहा है, दिस रैंडम वेरिएबल कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज टेकिंग वैल्यू बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू 0.5 इज व्हाट, x 0.5 वैल्यू लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो x 0.5 ये एक सिंगल सैंपल है, x इज इक्वल टू 0.5 है एग्जैक्ट। तो आप प्रोबेबिलिटी किसी चीज की निकालनी होती तो क्या करते हो, फेवरेबल कंडीशंस। तो x इज इक्वल टू 0.5 एक ही सैंपल है, एक सिंगल सैंपल है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया
एक, जब x 0.5 लेगा वो एक ही केस हो सकता है, एक ही केस, तो फेवरेबल आउटकम एक ही है, ठीक है। जब x 0.5 एग्जैक्टली वैल्यू लेगा तब x इज इक्वल टू 0.5 होगा और किसी केस में नहीं। तो एक ही आउटकम है जो इस कंडीशन x इज इक्वल टू 0.5 को क्या कर रहा है, जस्टिफाई। अब 0 से 1 के बीच में बाकी कितने सैंपल्स हैं, आप इसी तरह से तो निकालते हो प्रोबेबिलिटी किसी चीज की, क्या जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं टोटल सैंपल स्पेस में, और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो उस इवेंट को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स हैं, उसी को तो रेशियो निकालते हो। अब देखो यहां पे x इज इक्वल टू 0.5 को फेवर करने वाले, इस इवेंट को फेवर करने वाले केवल एक कंडीशन है, एक सैंपल है। जब x एग्जैक्टली 0.5 होगा वही एक केस बनता है जिसमें x इज इक्वल टू 0.5 होगा, एक है ना, सिंगल केस है। इवेंट इवन मैं कह दूं कि x इवेंट इवन ये है कि x 0.5 वैल्यू ले रहा है, तो इवन में कितने सैंपल हैं, केवल एक, x एक ही बार 0.5 वैल्यू ले रहा है ना। इस 0 से 1 के बीच में एक ही है 0.5 सैंपल, एक सिंगल 0.5 सैंपल एग्जैक्टली 0.5 के बराबर। और नंबर ऑफ सैंपल्स टोटल इस सैंपल स्पेस में कितने, 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट। 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट सैंपल्स हैं। 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.003, 0.001, 0.002, मतलब 0 से 1 के बीच में कंटीन्यूअस रेंज में कितने सैंपल्स हैं, इनफाइनाइट सैंपल हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आने लगा, 0। तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में हमेशा किसी सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, चाहे वो पॉइंट सैंपल स्पेस का ही पॉइंट क्यों ना हो। अब रैंडम वेरिएबल x कोई रियल नंबर अज्यूम कर सकता है -∞ से इन्फिनिटी के बेस में। उसने अज्यूम क्या किया, 0 से 1 के बीच में वैल्यू, बाकी -∞ से 0 तक एक्सक्लूडिंग 0 और ग्रेटर देन 1 एंड अप टू इन्फिनिटी कोई वैल्यू अज्यूम नहीं किया। तो जो वैल्यू अज्यूम नहीं किया उसकी प्रोबेबिलिटी तो बाय डिफॉल्ट 0 होती है, चाहे वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो, चाहे वो क्या हो, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो। जो वैल्यू वो अज्यूम ही नहीं कर रहा अपने सैंपल स्पेस में उसकी तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती। जो वैल्यू अज्यूम करता उन्हीं की प्रोबेबिलिटी कुछ होती है। अब जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था तो वो अगर 0, 1, 2 वैल्यू ले रहा था, 3 वैल्यू, तो इन x इज इक्वल टू 0 की कुछ प्रोबेबिलिटी थी, एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी थी, x इज इक्वल टू 1 की एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी थी, x इज इक्वल टू 2 की एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी थी। इसके अलावा जितने इंटीजर वैल्यूज थे उनके असाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0, क्योंकि वो वैल्यू x अज्यूम ही नहीं कर रहा था। लेकिन जो वैल्यूज वो अपने सैंपल स्पेस में अज्यूम कर रहा था उनकी एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी थी। यहां पे देखो x इज इक्वल टू 0.5 एक ऐसा सैंपल है जिसको वो अज्यूम कर रहा है। तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में ऐसा सैंपल जो x अज्यूम कर रहा है अगर वो सिंगल पॉइंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट याद रख लो कि किसी सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी की x 0.5 अज्यूम कर रहा है, x a वैल्यू अज्यूम कर रहा है, या x 1 वैल्यू अज्यूम कर रहा है, या x 0.2 वैल्यू अज्यूम कर रहा है, इन सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन एक होंगे और कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस, जब भी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो उस सैंपल स्पेस की टोटल साइज इनफाइनाइट होगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इनफाइनाइट ही होंगे और आपके फेवरेबल आउटकम्स केवल एक होगा, 1/∞ इज ऑलवेज 0 होगा। तो ये 0 ही आएगा सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी। तो ये नोट डाल के पहले पॉइंट लिखो। यहीं से स्टार्ट होगा व्हाई वी नीड दिस पीडीएफ। पीडीएफ की डिफिनीशन भी बताऊंगा। पीडीएफ की डिफिनीशन आधा लोगों को पता ही नहीं होगी, आधा लोग तो यही पढ़े होंगे सीडीएफ का डिफरेंशिएशन पीडीएफ होता है, पीडीएफ आता कैसे यही नहीं पता होगा, कैसे ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, लिखो इस चीज को। इन केस ऑफ ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, नोट डाल के पॉइंट लिखो। इन केस ऑफ ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इन केस ऑफ ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इन केस ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, the probability of a single point, that is probability of x is equal to a कोई रियल नंबर है, लिख लो। probability of a single point that is x is equal to a will always be 0, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, स्ट्रिक्टली कंटीन्यूअस। मिक्स्ड हो जाएगा तो ये मिक्स रैंडम वेरिएबल में पॉसिबल है कि x इज इक्वल टू a पे कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी हो, एक सिंगल पॉइंट की कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी हो, और डिस्क्रीट में तो सिंगल पॉइंट की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती ही है, आप पढ़ भी चुके हो। ठीक है, लेकिन अगर स्पेशली कंटीन्यूअस है, मिक्स नहीं है और डिस्क्रीट नहीं, स्पेशली कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टीज पढ़ना, इसीलिए पढ़ाने जा रहा हूं। तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
In case of a continuous random variable, the probability of a single point, that is probability of x is equal to a, where a is a real number, क्योंकि random variable हमेशा real value assume करता है, will always be zero. ये कोई real number होगा, continuous random variable तो fraction और integer कुछ भी value assume कर सकता है, तो x is equal to a is always zero. इस point को underline कर लेना. एक आध बार क्वेश्चन भी आया हुआ है गेट में, आपको पीडीएफ दे के पूछ लिया गया कि सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी बता दो. पीडीएफ गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, सिंगल पॉइंट की कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो ही होगी. अब अगली बात आते हैं, जब भाई प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, जब प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, अब रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल कई सारी वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज अज्यूम कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमें किसी टर्म में डिफाइन करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो अलग अलग वैल्यू, किसी वैल्यू को अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है, किसी की कम हो सकती है ना. यही तो होता है. रैंडम, कोई चीज रैंडम है उसका क्या मतलब, उसका प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट है, मतलब वो जो डिफरेंट वैल्यूज अज्यूम कर रहा है वो किसी के चांसेस अज्यूम करने के ज्यादा है, किसी के चांसेस अज्यूम करने के कम है. हर चीज चांस में हो रही है. रैंडम यही मतलब होता है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो क्या क्या हो सकता है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए ना, या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ पता होना चाहिए, ताकि हम उस रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टीज के बारे में एनालिसिस कर पाए. यहां तो भाई हर सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई. अब जब प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई तो एनालिसिस कैसे करोगे? तो फिर साइंटिस्ट लोग, इंजीनियर लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ तो उसके लिए तरीका निकालते ही हैं. तो अब देखो उन्होंने डिफाइन किया डेंसिटी फंक्शन. क्या डिफाइन किया? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. देखो कैसे उन्होंने डिफाइन किया, इसको मैं एक मैथमेटिकल एग्जांपल से भी समझाऊंगा. तो इन्होंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रैंडम वेरिएबल x के लिए डिफाइन हो रहा है, एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल x, एंड दिस स्मॉल x इज अ कंटीन्यूअस वेरिएबल, है ना. माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक डिटर्मिनिस्टिक वे में वेरी करेगा. ये स्मॉल x को मत कह देना कि ये रैंडम वेरिएबल है, ये कंटीन्यूअस वेरिएबल है जो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डिटर्मिनिस्टिक वे में वेरी करता है. ठीक है. और दिस PDF is defined for the random variable x. This suffix signifies that for which random variable this PDF is defined for. ठीक है ना. अब देखो ध्यान से, ये इसको इन्होंने कैसे डिफाइन किया भाई. हम प्रोबेबिलिटी, अब देखो जो प्रोबेबिलिटी थी 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन टेंडिंग टू इंफिनिटी हम कहते हैं. एक्चुअल में इंफिनिटी तो हम पहुंच नहीं पाते हैं. 1 अपॉन टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब इसमें 0 से 1 के बीच में कितने सैंपल हैं? इनफाइनाइट सैंपल, टेंडिंग टू इनफाइनाइट सैंपल. तो 1 अपॉन टेंडिंग टू इंफिनिटी इज टेंडिंग टू 0. तो एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? टेंडिंग टू 0. उसी को आप क्या कह रहे हो? 0 कह रहे हो, है ना. तो जब टेंडिंग टू 0 प्रोबेबिलिटी है, अब 0 प्रोबेबिलिटी का लेके हम क्या करेंगे? कोई एनालिसिस कर नहीं पाएंगे. तो इन्होंने क्या कहा, चलो भाई कुछ और इसकी एनालिसिस करते हैं. वो प्रोबेबिलिटी एक तरह से आप कह सकते हो सिंगल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है यहां पे कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, दैट इज सो स्मॉल, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है. टेंडिंग टू 0, ऑलमोस्ट 0 के बराबर है. आप ये कह सकते हो इतना ज्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल्स आर इनफाइनाइट टेंडिंग टू, एंड एक सिंगल पॉइंट 1 अपॉन इंफिनिटी टेंडिंग टू इंफिनिटी इज टेंडिंग टू 0, ऑलमोस्ट 0 के बराबर है. बहुत ही स्मॉल है, इसलिए उससे हम उस 0 को लेकर हम कोई एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं. तो हमने कहा कि हाँ, डेंसिटी फंक्शन की एक डिफिनेशन करी कि हम ऐसी चीज को डिफाइन करें जिससे इस चीज को हम क्वांटिफाई कर पाए, एक फाइनाइट वैल्यू में कन्वर्ट कर पाए. फाइनाइट वैल्यू को लेके हम बहुत सारी एनालिसिस फिर कर पाएंगे. हम टेंडिंग टू 0 को लेके एनालिसिस ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको फाइनाइट चीज में कन्वर्ट करते हैं. देन वी विल बी एबल टू एनालाइज इट बेटर. तो उसके लिए हम आए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डिफिनेशन. कैसे डिफाइन किया इन्होंने? प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू बिटवीन स्मॉल x एंड स्मॉल x प्लस dx डिवाइडेड बाई dx कह दिया. क्या कह दिया उन्होंने कि भाई एक सिंगल पॉइंट है x, मतलब जैसे ये x की वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1 अगर मैं कहूं रैंडम वेरिएबल x 1 वैल्यू ले रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या है? 0. मैं कह रहा हूं टेंडिंग टू 0. तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं. मैंने क्या कहा? रैंडम वेरिएबल x स्मॉल x और स्मॉल x प्लस dx के बीच में वैल्यूज ले रहा है. मतलब इसको कहते हैं रैंडम वेरिएबल x इज टेकिंग द वैल्यूज इन विसिनिटी ऑफ x. मतलब अगर मैं कहूं, जैसे मैं 1 की प्रोबेबिलिटी तो डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू 1, लेकिन मैंने 1 के पास एक बहुत छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, बहुत छोटा सा एक रेंज ले लिया, बहुत छोटी सी स्मॉल एक स्ट्रिप काट ली एक तरह से, है ना. 1 के पास में 1 और यहां से एक बहुत ही छोटी पॉसिबल स्ट्रिप काट ली 1 के बगल में, है ना. 1 है ये 1 प्लस dx, मैं x स्मॉल x को 1 कंसीडर कर रहा हूं, है ना. तो
मैंने एक बहुत ही स्मॉल रेंज कंसीडर कर ली इन द विसिनिटी ऑफ x प्लस dx, मतलब रैंडम वेरिएबल x कहां से कहां है, किसके बीच में है, x और x प्लस dx के बीच में है। मैंने अब एक रेंज कंसीडर कर ली, क्या कर ली, और वो रेंज क्या है, बहुत स्मॉल है, वो ऑलमोस्ट एकदम क्लोज है, x के पास में ही एकदम बगल में। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ी रेंज कंसीडर कर ली, मैंने बहुत ही स्मॉल रेंज कंसीडर कर ली। अब देखो x और x प्लस dx के बीच में जो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे, मतलब ये बहुत स्मॉल रेंज है तो बहुत ही कम सैंपल्स होंगे कंपेयर टू 0 से 1 के बीच में नंबर ऑफ सैंपल्स। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी x की x प्लस x dx के बीच में होने की, वो प्रोबेबिलिटी तो अब भी बहुत ही स्मॉल होगी, टेंडिंग टू 0, बहुत ही ज्यादा स्मॉल, क्योंकि x और x प्लस dx के बीच में जो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे दे आर सो स्मॉल कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ सैंपल बिटवीन 0 to 1। जैसे मैंने 0.5 पे प्रोबेबिलिटी निकालने की सोची थी, 0.5 की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था तो 0 आया, तो मैंने कहा इसको कैसे अलग तरीके से डिफाइन करें, तो 0.5 प्लस dx मैंने एक पॉइंट और ले लिया, 0.5 प्लस dx इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अब मैंने 0.5 के बगल में एक रेंज ले ली, 0.5 से लेके 0.5 प्लस dx है ना, 0.5 प्लस dx। तो इस स्मॉल रेंज में बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे कंपेयर टू 0 से 1 के बीच में जितने सैंपल हैं, क्योंकि dx रेंज इज वेरी वेरी स्मॉल। सो दिस प्रोबेबिलिटी that x is between small x and x plus dx is very very small, क्योंकि number of samples in between 0.5 to 0.5 plus dx is so small compared to the number of samples between 0 and 1, total number of samples, then this probability is very very small. This is very very small and this dx is also very very small. So very very small divided by very very small comes out to be finite. ये कह दो टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 फॉर्म है, और उससे क्या आ जाएगा, एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। कैसी वैल्यू आ जाएगी, एक फाइनाइट वैल्यू। वो फाइनाइट वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, मतलब 2 भी एक फाइनाइट वैल्यू है, 1 भी एक फाइनाइट वैल्यू है 0.5, लेकिन 2 थोड़ी ज्यादा फाइनाइट वैल्यू है 0.5 के कंपेयर में, 1 थोड़ी ज्यादा फाइनाइट वैल्यू है 0.5 के कंपेयर में, 2 ज्यादा वैल्यू है फाइनाइट 1 के कंपेयर में, तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। वो 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0.5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अब ये फाइनाइट आ जाएगा। ये डेंसिटी हो गई कि नहीं, प्रोबेबिलिटी और उसको डिवाइड बाय dx कर दिया। जैसे आप लेते हो मास अपॉन वॉल्यूम कर देते हो, टोटल वॉल्यूम में कितना मास है तो उसको कह देते हो डेंसिटी। तो इस रेंज में टोटल प्रोबेबिलिटी है कितनी, डिवाइडेड बाय दैट रेंज कर दिया, तो आपने क्या निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल लिया। सिंपल सी बात है, लॉजिकल, ठीक है ना। इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब दिस कम्स आउट टू बी डेफिनेटली अ फाइनाइट। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. फाइनाइट वैल्यू, ठीक है ना, ये फाइनाइट वैल्यू आएगी। जिस रेंज में x वैल्यूज अज्यूम कर रहा होगा उस रेंज के लिए तो इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही होगी। जिस रेंज में ऑब्वियसली वैल्यू अज्यूम नहीं कर रहा होगा रैंडम वेरिएबल, तो वहां ये प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0 हो जाएगी। अब मैं कह दूं इसी के लिए स्मॉल x की वैल्यू मैं ले लूं 2 प्लस dx, तो 2 और 2 प्लस dx के बीच में x की कोई वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी है क्या, नहीं। ये एग्जैक्ट 0 हो जाएगा। एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 भी 0 होगा। एग्जैक्ट 0 में से कोई dx तो एक स्मॉल क्वांटिटी है ना, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एग्जैक्ट 0 नहीं है, स्मॉल बहुत है। अगर ये एग्जैक्ट 0 आ गया, एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 इज एग्जैक्ट 0, क्योंकि तो अगर यही मैं x 2 ले लूंगा तो 2 प्लस dx। अब x क्या 2 और 2 प्लस dx के बीच में कोई वैल्यू अज्यूम कर रहा है, नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2 और 2 प्लस dx में वैल्यू अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0, एग्जैक्ट 0, प्रोबेबिलिटी एकदम 100% 0 है। 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, dx इज टेंडिंग टू 0, बहुत स्मॉल है, तो 0 में किसी भी स्मॉल क्वांटिटी से डिवाइड करो या हाई क्वांटिटी से, वो 0 आना, एग्जैक्ट 0 में, तो वो 0 ही आएगा। तो ये जिस रेंज में x वैल्यू अज्यूम कर रहा है 0 से 1 के बीच में, ये प्रोबेबिलिटी that x takes value between x and x plus dx upon dx will be a finite value in the range where x assumes value, और आउटसाइड रेंज तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी 0 होगा। जैसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन 0 होता था आउटसाइड द रेंज,
जिस रेंज जो वैल्यूज x अज्यूम ही नहीं करता था उसके लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी जीरो होता था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी जीरो होगा भाई। जब वो वैल्यू ही अज्यूम नहीं कर रहा तो प्रोबेबिलिटी कहो या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो जीरो। लेकिन जिस रेंज में ये वैल्यू अज्यूम कर रहा है उस रेंज में तो अगर सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो तो जीरो आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विल कम आउट टू बी अ फाइनाइट वैल्यू। कैसे आ रहा है ये समझ में आ गया ना? आप लिख सकते हो ये टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो एंड कम्स आउट टू बी फाइनाइट। वो फाइनाइट वैल्यू ज्यादा कम कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा x किस विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किस विसिनिटी में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी कम है। अब इसी को मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां से डिफिनीशन आई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। अब देखो ध्यान से, आपको जो सिखाया गया होगा, बहुत ध्यान से सिखाया गया होगा, आपको लिखवा दिया गया होगा, बेटा ये रट लो। अब देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू बिटवीन x एंड x प्लस dx। देखो यहां पे इक्वलिटी इसीलिए मैंने लगाया है, dx इज इक्वल टू, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। देखो ये जनरल प्रोबेबिलिटी x प्लस dx के बीच में वैल्यू ले रहा है। अब देखो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, f(x) x प्लस dx माइनस f(x) x डिवाइडेड बाई dx मैं लिख सकता हूं क्या, बताओ ध्यान से, लिख सकता हूं कि नहीं? f(x) क्या होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए? f(x) क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू x। f(x) x प्लस dx क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू x प्लस dx। तो मतलब क्या है, x लेस देन आर इक्वल टू x प्लस dx। मान लो x प्लस dx ये वाला पॉइंट है, x प्लस dx, और x मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट x है और ये पॉइंट, ये डिस्टेंस dx है और ये पॉइंट x है। तो x लेस देन आर इक्वल टू x, इसकी प्रोबेबिलिटी होने का क्या मतलब है? मतलब x वैल्यूज ले कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेके x तक और एक्सक्लूडिंग x, इंक्लूडिंग x। ये f(x) का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यूज लेस देन आर इक्वल टू x, मतलब माइनस इंफिनिटी x से कम कहां तक आप जा सकते हो, लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी। तो रैंडम वेरिएबल x वैल्यूज ले कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेके x तक इंक्लूडिंग x, उसकी प्रोबेबिलिटी आप कह रहे हो कि f(x) है। अगर जितने पॉइंट्स आए माइनस इंफिनिटी से लेके x तक और इंक्लूडिंग x, अगर उन सभी पॉइंट्स का हम प्रोबेबिलिटी निकाल दें, इस माइनस इंफिनिटी से लेके x तक जितने पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट का प्रोबेबिलिटी निकाल दें, तो वो आ जाएगा f(x) की वैल्यू। f(x) x प्लस dx क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यूज लेस देन आर इक्वल टू x प्लस dx। तो माइनस इंफिनिटी से लेके अप टू x प्लस dx एंड इंक्लूडिंग x प्लस dx जितने पॉइंट हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, कि रैंडम वेरिएबल x लेस देन आर इक्वल टू x प्लस dx हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो जितने पॉइंट्स माइनस इंफिनिटी से लेके x प्लस dx इंक्लूडिंग x प्लस dx होंगे वो सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इस रेंज में जितने पॉइंट्स हैं उनकी मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकाल दूं तो वो f(x) प्लस dx की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और जितने पॉइंट्स माइनस इंफिनिटी से लेके x तक हैं इंक्लूडिंग x, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दूं तो मुझे f(x) मिल जाएगा। अब देखो जब मैं f(x) प्लस dx में से f(x) घटाऊंगा तो जो पॉइंट्स दोनों में कॉमन होंगे वो गायब हो जाएंगे। तो माइनस इंफिनिटी से लेके x तक के सारे पॉइंट इंक्लूडिंग x f(x) में थे, और f(x) प्लस dx में क्या थे, माइनस इंफिनिटी से लेके x तक के पॉइंट तो थे ही इंक्लूडिंग x, और x प्लस dx के बीच में और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इंक्लूडिंग x प्लस dx वो भी हैं। तो जब माइनस करोगे तो माइनस इंफिनिटी से लेके x तक इंक्लूडिंग x पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो माइनस में दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, गायब। बचेगा क्या, x से ज्यादा वाला पॉइंट बचेगा, क्योंकि x वाला पॉइंट दोनों में था, f(x) प्लस dx में भी और f(x) में भी x पॉइंट था इंक्लूडेड। तो जब माइनस करोगे तो x वाला पॉइंट गायब। बचेगा क्या, x से ज्यादा वाला पॉइंट अप टू x प्लस dx एंड इंक्लूडिंग x प्लस dx बच जाएगा। तो ये यही बच जाएगा कि नहीं, x से ज्यादा और x प्लस dx इंक्लूडिंग x प्लस dx जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल दूं, यही क्या है, ये प्रोबेबिलिटी x बिटवीन x प्लस dx। वो उसी को मैंने क्या लिख दिया, f(x) प्लस dx माइनस f(x) अपान dx। और आप जानते हो d बाई dx की डिफिनीशन आप जानते हो, यही तो होती है, यहीं से आता है ये फार्मूला, है ना, यही तो होता है डिफिनीशन। आप f(x) अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो मैं यही तो करता हूं। अगर इसका किसी जनरल डिफरेंशिएशन लिखना हो तो ये कैसे लिखते हो, f(x)
प्लस dx माइनस fx डिवाइडेड बाई dx, फिर dx टेंडिंग टू 0 ले लेते हो। यही तो डिफरेंशिएशन होता है d बाई dx ऑफ fx। d बाई dx ऑफ fx क्या होता है? यही तो होता है ना। x प्लस dx, एक पॉइंट लिया x से राइट में x प्लस dx, उस पॉइंट पे वैल्यू fx की, फिर माइनस fx कर दिया, ये y2 माइनस y1 किया आपने। fx मतलब y एक्सिस वाली चीज है ना, तो ये y2 है, fx प्लस dx पे वैल्यू y2, एट x पे वैल्यू y1, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। x2 क्या है? x प्लस dx माइनस x1 क्या है? x, तो x प्लस dx माइनस x कितना आया? dx। तो इसी को आप क्या कहते हो? d बाई dx ऑफ fx। d बाई dx ऑफ fx क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन आप कहते हो एक तरह से, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। जब इस dx को बहुत स्मॉल ले लेंगे x के एकदम बगल में, तो ये जो कर्व हो, चाहे नॉन लीनियर कर्व हो चाहे कैसा भी कर्व हो, अगर ये x पॉइंट है और यहां मैं dx पॉइंट ले लूं तो ये ऑलमोस्ट लीनियर हो गया, क्योंकि x के बगल में dx है एकदम, तो ये कर्व ऑलमोस्ट लीनियर जैसा होगा। और उससे मैं स्लोप d बाई dx ऑफ fx निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 करूंगा। तो y2 क्या है? fx की वैल्यू एट x प्लस dx, तो fx प्लस dx। y1 क्या है? fx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू x, fx आ गया, अपान x2 क्या है? x प्लस dx, x1 क्या है? x है, x प्लस dx माइनस x, dx बच गया। यही होता है डिफरेंशिएशन। यहीं से आपका आता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट d बाई dx ऑफ fx x, है ना। समझ में आई बात? यहां से आता है, ऐसे ही उठ के नहीं चला आता बेटा, है ना। कोई चीज तो समझ में आनी चाहिए आपको कि किसी सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इन अ केस ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल विल ऑलवेज बी 0, व्हाइल इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होती है। ये दिमाग में बैठा लो। और मिक्स रैंडम वेरिएबल होगा तो मिक्स रैंडम वेरिएबल क्या है? डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस का मिक्सचर है, तो वहां पे भी सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट हो सकती है। किसी किसी सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट हो सकती है। बहुत सारे सिंगल पॉइंट होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहां सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फाइनाइट होगी। सिंपल सी बात। लेकिन कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी भी सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, चाहे वो पॉइंट आपके रेंज में होगा सैंपल स्पेस के, और सैंपल स्पेस से आउटसाइड है तब तो 0 होगा ही होगा। सैंपल स्पेस की रेंज में है तब भी 0 होगा। ये बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें नोट कर लो आप, ठीक है ना। तो आपको थोड़ी सी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। चीजें मैं विजुलाइज करने की आपको कोशिश करा रहा हूं कि आप समझ पाओ इस चीज को, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। अब मैं आता हूं, CDF किस नेचर का होगा फॉर ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और PDF किस नेचर का होगा फॉर ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इस लेक्चर का जो अगला एम है वो सीखते हैं, है ना। और fxx की जो प्रॉपर्टीज हैं जो हमने उस समय डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए डिराइव करी थी, वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए भी डिराइव करेंगे, ठीक है ना। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए भी डिराइव करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो PDF और CDF की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आएंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, ये सब पढ़ेंगे, और उसके बाद गॉसियन रैंडम वेरिएबल, जो कि बहुत फेवरेट टॉपिक है गेट का और हर जगह ही फेवरेट रहता है, ठीक है। अब इसी के लिए मैं CDF अगर बनाना चाहूं तो CDF कैसा होगा? आई एम गोइंग टू ड्रॉ द CDF फॉर दिस रैंडम वेरिएबल x। कैसा होना चाहिए? अभी मैंने इसके बस कैसा होना चाहिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, और उसकी बहुत सारी चीजें मैं आपको एनालाइज करा के बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा ही होना चाहिए, है ना। ये इंट्यूटिव थिंकिंग आपकी बिल्ड करेगा, है ना, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये रैंडम वेरिएबल x के लिए है, और ये कंटीन्यूअस वेरिएबल स्मॉल x का फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, हम क्या कहते हैं fxx को हम सिंपली, देखो मैं उसकी डिफिनीशन तो लिख ही देता हूं, फिर हम बार बार इसको यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू x, मतलब -∞ से लेके x तक इंक्लूडिंग x जितने सैंपल पॉइंट्स हैं उन सभी सैंपल पॉइंट्स के एज्यूम करने की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट स्मॉल x पे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव, -∞ से लेके x तक जितने सैंपल पॉइंट है सबका ओवरऑल इफेक्ट ले रहे हो, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू x सिंगल पॉइंट पे। तो इसीलिए इसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। अब देखो आ जाओ, अब देखो जब तक स्मॉल x
माइनस इंफिनिटी से 0 के रेंज में होगा एंड लेस देन 0 होगा। तो क्या होगा, आपका रैंडम वेरिएबल 0 से लेस कोई वैल्यू अज्यूम कर रहा है क्या? नहीं। तो जितने सैंपल पॉइंट होंगे, अगर जैसे मैं कहूं fx की वैल्यू बता दो -0.5 पे, तो आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि कौन से सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए? -इंफिनिटी से लेके 0.5 तक जो वैल्यूज हैं उन वैल्यू -0.5 तक जो वैल्यूज हैं इंक्लूडिंग -0.5 उन वैल्यूज की अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या है रैंडम वेरिएबल x की ओवरऑल टोटल प्रोबेबिलिटी, वही fx की वैल्यू एट x -0.5 होगा। तो -इंफिनिटी से लेके -0.5 तक कोई वैल्यू अज्यूम कर रहा है आपका रैंडम वेरिएबल x? नहीं। तो इस पूरे रेंज में सारे सैंपल पॉइंट को अज्यूम करने की टोटल प्रोबेबिलिटी ओवरऑल क्या होगी? 0। तो -0.5 पे fx की वैल्यू क्या? 0। इसी तरह से कोई पॉइंट -1 ले लो, वहां उस पे भी 0 होगी। आप 2 ले लो, -2 ले लो, उस पे भी 0 होगा, क्योंकि -इंफिनिटी से 0 की रेंज में रैंडम वेरिएबल x कोई वैल्यू ही अज्यूम नहीं कर रहा है। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी या सिंगल प्रोबेबिलिटी कुछ भी निकालो, सब 0 आने वाले हैं। तो अब देखो -इंफिनिटी से 0 तक तो ये 0 ही रहने वाला है। अब देखो यहां डिफरेंस भी पता चलेगा डिस्क्रीट वाले केस में। ये डिफरेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, दिस डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर का जो सेकेंड हाफ है इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनना। अब देखो 0 तक तो लेस देन 0 के लिए तो 0 हो गया, मतलब स्मॉल x जब तक -इंफिनिटी से लेके 0 एक्सक्लूडिंग 0 है, मतलब 0 के अभी लेफ्ट में, तब तक तो fx 0 हो गया फॉर द श्योर पर्पस। अब देखो, अब जैसे 0 पॉइंट आपने इंक्लूड किया, अब स्मॉल x को 0 भी ले लिया, स्मॉल x = 0 ले लिया, तो क्या होगा बताओ? अभी तक -इंफिनिटी से लेके 0 तक जो सैंपल पॉइंट थे उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी तो क्या थी? 0 थी, क्योंकि उस रेंज में कोई वैल्यू ही अज्यूम नहीं कर रहा आपका रैंडम वेरिएबल x, तो प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0। अब जैसे 0 पॉइंट को इंक्लूड किया, एक सैंपल पॉइंट आ गया जिसको ये अज्यूम कर रहा है। कौन सा सैंपल पॉइंट आया? केवल 0 वाला सैंपल पॉइंट आया भाई, बेटा क्या आया? केवल 0 वाला सैंपल पॉइंट आपका आया। क्या आया? 0 वाला केवल सैंपल पॉइंट आपका आया, इंक्लूड हुआ, है ना, जिसको ये अज्यूम कर रहा है। तो अगर स्मॉल x = 0 कर दोगे, fx की वैल्यू स्मॉल x = 0 पे निकालना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक किन किन सैंपल्स की कैलकुलेट करनी है? -इंफिनिटी से लेके 0 तक इंक्लूडिंग 0 जो सैंपल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है ओवरऑल। अब इस रेंज में कौन से पॉइंट हैं जो जिसको x अज्यूम कर रहा है? केवल एक सिंगल पॉइंट 0 है इस सैंपल स्पेस में जो -इंफिनिटी से 0 की रेंज में जिसको आपका रैंडम वेरिएबल x अज्यूम कर रहा है। और सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0 इन केस ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यही अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता और 0 पॉइंट आपके सैंपल स्पेस में होता तो x = 0 अज्यूम करने की कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती, लाइक 1/2, लाइक 1/4 था ना। तो जैसे 0 पॉइंट इंक्लूड होता तो -इंफिनिटी से 0 तक के सैंपल की तो प्रोबेबिलिटी 0, और 0 पॉइंट जैसे इंक्लूड हुआ 0 पॉइंट की प्रोबेबिलिटी ऐड हो गई, और क्योंकि आपको जितने सैंपल्स हैं -इंफिनिटी से 0 इंक्लूडिंग 0 सबकी प्रोबेबिलिटी का समेशन या ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जैसे 0 सैंपल ऐड हुआ उसकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऐड हो गई और ये 0 से बढ़ के 1/4 जैसा देखो डिस्क्रीट आपके रैंडम वेरिएबल के केस में हुआ होगा, है ना, ठीक है। लेकिन यहां 0 पॉइंट ऐड हुआ और 0 एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो यहां कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं, ये अभी 0 पे ही रह गया। मतलब जो 0 पे रहने का मतलब जो चेंज है वो बहुत ही स्मॉल है, मतलब एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0। तो जस्ट 0 माइनस पे ये 0 था और जस्ट 0 प्लस पे या 0 पे भी ये टेंडिंग टू 0 होगा, मतलब वो चेंज नहीं दिखेगा। अब ये फाइनाइट चेंज नहीं है। फंक्शन किस नेचर का दिख रहा है आपको? कंटीन्यूअस। जबकि यही डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में 0 पे जब 1/4 का सडन चेंज या स्टेप चेंज होता था तो 0 पॉइंट पे फंक्शन में क्या जाती थी fx में? डिसकंटिन्यूटी, स्टेयरकेस फंक्शन। लेकिन यहाँ 0 पॉइंट ऐड होने पे जो प्रोबेबिलिटी में चेंज होगा, जो 0 पॉइंट ऐड होने से प्रोबेबिलिटी में चेंज होगा, दैट चेंज इज सो स्मॉल दैट वो 0 के आसपास ही वैल्यू रहेगी, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। तो ये फंक्शन कैसा है? कंटीन्यूअस। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करते हो स्मॉल चेंज और उसमें फाइनाइट चेंज हो जाए, जैसे ये पॉइंट है, इसके पहले वैल्यू 0 थी, जैसे ये पॉइंट ऐड हुआ सडन चेंज अगर हो जाए तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन जैसे इस पॉइंट के पहले 0 है,
इस पॉइंट के बाद भी हल्का सा चेंज हुआ, धीरे 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 चेंज हुआ, धीरे धीरे, तो ये कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस। ये देखो ये सडन चेंज हो गया 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस। ये देखो धीरे 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 बढ़ा है, ये देखो कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। आपको ये समझ में आना चाहिए मैथ्स से पूरी, ठीक है। तो देखो हो गया। अब देखो क्या है, यहां 1 पॉइंट ले लेते हैं। अब जैसे मैं थोड़ा सा और बढ़ूंगा, कुछ और सैंपल्स ऐड हो जाएंगे। जैसे क्या हो रहा है, जैसे आप x को बढ़ा रहे हो तो -∞ से लेके उस पॉइंट तक के सैंपल्स आ जा रहे हैं। जैसे मैं कहूं x को 0.1 ले लूं तो -∞ से 0.1 तक जितने सैंपल है उनकी प्रोबेबिलिटी का जो समेशन है वो आएगी fxx की वैल्यू एट x = 0.1। 0.2 ले लूं तो -∞ से लेके 0.2 तक के जो जितने सैंपल्स हैं उनकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो fxx की वैल्यू एट x = 0.2। तो नंबर ऑफ सैंपल्स और क्या होते जा रहे हैं? ऐड होते जा रहे हैं। जैसे हम x को बढ़ाते जा रहे हैं ना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। अप टू x तक आपको लेना है, तो x बढ़ाओगे तो वो रेंज क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है -∞ से x 0.1 है तो -∞ से 0.1, x 0.2 है तो -∞ से 0.2 तक, 0.1 तो है ही, और 0.1 से 0.2 के बीच में जो सैंपल थे वो भी ऐड हो गए, ठीक है। तो अब देखो ये x को 0 से थोड़ा सा और बढ़ाओगे, 0 + एप्सिलॉन करोगे, 0 से और बढ़ाओगे 0 + एप्सिलॉन करोगे, ठीक है। तो अब -∞ से लेके 0 + एप्सिलॉन तक जितने सैंपल हैं उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी का समेशन। तो -∞ से 0 माइनस तक तो सैंपल वैल्यूज ये अज्यूम ही नहीं कर रहा है। 0 से लेके 0 + एप्सिलॉन में जो सैंपल है उनको अज्यूम कर रहा है। अब 0 से लेके 0 + एप्सिलॉन में भी नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे? अगर ध्यान से सोचो तो नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत कम होंगे। या अगर मैं कहूं, अगर आप ध्यान से सोचोगे, मैं अगर जैसे ये कह दूं 0 से लेके 0.00000001, इन दोनों पॉइंट के बीच में भी कितने सैंपल्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे। इन दोनों पॉइंट के बीच में भी कितने सैंपल्स हैं? कितना भी स्मॉल रेंज आप कंसीडर कर लो, द नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज इनफाइनाइट इन नंबर, चाहे कितना स्मॉल रेंज, 0.000, इसमें 10 जीरो लगा के 1 कर दो, उन दोनों पॉइंट के बीच में भी कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं या कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट। लेकिन 0 से 0.00001 के बीच में जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो इनफाइनाइट तो हैं, लेकिन वो जो इनफाइनाइट है, वो 0 से 1 के बीच में जो सैंपल्स हैं वो जो इनफाइनाइट है उससे क्या है? बहुत स्मॉल है। 0 से 0.0000001 के बीच में भी नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं बेटा? इनफाइनाइट हैं अगर देखोगे। और 0 से 1 के बीच में भी नंबर ऑफ सैंपल्स इनफाइनाइट हैं। तो आप यहां अगर इन दोनों इनफाइनाइट को कंपेयर करो तो जो 0 से 1 के बीच में ये वाले इनफाइनाइट बहुत सारी बार आ जाएंगे। अगर ध्यान से देखोगे तो 0 से 0.0001 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स 0 से 1 के बीच में बहुत सारी बार आ जाएंगे, क्योंकि इतनी छोटी छोटी रेंज बहुत बार 0 से 1 के बीच में आएगी। तो इस रेंज में भी इनफाइनाइट सैंपल्स हैं, लेकिन ये इन्फिनिटी आप अगर देखो ध्यान से, सोचो थोड़ा दिमाग लगा के, 0 से 1 के बीच में जो नंबर ऑफ सैंपल हैं जिनको आप इनफाइनाइट कर रहे हो, उस इन्फिनिटी से ये इन्फिनिटी बहुत कम है। तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? आपको एक तरह से -∞ से लेके 0.0001 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी, जितने सैंपल्स हैं। 0 माइनस तक तो सैंपल्स हैं ही नहीं जो ये अज्यूम कर रहा है, तो 0 से 0.001 के बीच में जो सैंपल्स हैं उन्हीं की ओवरऑल इफेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये भी इन्फिनिटी नंबर है डिवाइडेड बाय अ बिगर इन्फिनिटी। तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? बहुत ही स्मॉल होगी। 0 से जो चेंज होगा 0.001 के बीच का जो चेंज होगा वो बहुत स्मॉल होगा। मतलब 0 पे तो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 थी। 0 के बगल में जब आप गए कौन से पॉइंट पे? 0.0000001 पे, वो पॉइंट जस्ट बगल में था। तो इस पॉइंट के ऐड होने से आपके कुछ और सैंपल्स ऐड हो गए अगर देखो तो, है ना, क्योंकि आप -∞ से अप टू x तक जाते हो, तो x को बढ़ाओगे तो और सैंपल ऐड करते जा रहे हो। तो 0 से जब आप राइट मूव किए तो आप 0 से 0.001 के बीच में जो और सैंपल्स है वो ऐड हो गए। उन सैंपल की वजह से टोटल प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन जो वो इंक्रीमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। क्यों? क्योंकि जो सैंपल्स ऐड और हुए वो टोटल नंबर ऑफ सैंपल के कंपेयर में बहुत कम थे। जब बहुत कम थे तो उनकी वजह से जो प्रोबेबिलिटी में चेंज होगा, क्योंकि भाई जितने सैंपल और ऐड हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल से ही तो प्रोबेबिलिटी में चेंज हुआ कि इतने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इतने अमाउंट से। वो चेंज क्या होगा? बहुत स्मॉल। अब जब कोई चीज
का जो चेंज है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस नेचर का है। मतलब उसमें करस्पॉन्डिंग अगर मैं मूव करूं तो उसमें फाइनाइट चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज स्मॉल हो रहा है फॉर स्मॉल चेंज तो उसे हमेशा हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस नेचर। जैसे मैंने कहा, ये जब आप आ रहे थे 0 पॉइंट पे, 0 पॉइंट जैसे 0 माइनस थे, जैसे 0 पॉइंट ऐड हुआ बहुत ही स्मॉल चेंज हुआ, 0 माइनस से आप 0 गए, लेकिन 0 पे चेंज कितने का आया? ये चेंज फाइनाइट चेंज है। 0 माइनस से 0 जो चेंज है एक्स एक्सिस पे, दैट चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, 0 माइनस से 0 पहुंचना। लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे चेंज कितने का आया? जैसे यूटी फंक्शन आप कहते हो 1 अमाउंट का, फाइनाइट अमाउंट का, जिसको आप फाइनाइट कहते हो, 1 अमाउंट का या 0.5 का या 0.1 का भी चेंज होगा तो उसको भी फाइनाइट ही कहोगे। 0.1 इज फाइनाइट, ये टेंडिंग टू 0 नहीं है, तो ये चेंज फाइनाइट हो गया। इस केस में क्या होता है, अगर स्मॉल चेंज मैं एक्स एक्सिस पे करूं और फाइनाइट चेंज हो जाए वाई एक्सिस में, तो ये फंक्शन डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे। लेकिन अगर मैं स्मॉल चेंज करूं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में भी चेंज स्मॉल ही नेचर का हो, तो वो फंक्शन कैसा है? स्मॉल बड़ी। तो आपने एक्स एक्सिस पे 0 से चेंज किया 0.00001 का, 0 से बढ़ के आप कहां आए? 0.0001, एक स्मॉल चेंज किया बहुत। तो प्रोबेबिलिटी में जो चेंज हुआ, जो प्रोबेबिलिटी में चेंज हुआ वही तो fx में चेंज हुआ, क्योंकि एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू थी -∞ से लेके 0 तक के सैंपल की प्रोबेबिलिटी, और x इक्वल टू 0.00001 पे वैल्यू थी प्रोबेबिलिटी उन सैंपल्स की जो -∞ से लेकर कहां थे 0.0001 तक थे, है ना। तो जो एडिशनल 0.000 से लेकर 0.001 तक के सैंपल और ऐड हुए, उनकी वजह से जो प्रोबेबिलिटी में चेंज हुआ वही चेंज हुआ आपके किसकी वैल्यू में? fx की वैल्यू में वही चेंज हुआ। और वो चेंज क्या है? बहुत स्मॉल है। x को मैंने 0 से बढ़ा के 0.00001 किया, इसकी वजह से जो एडिशनल सैंपल आए उसकी वजह से fx की वैल्यू में चेंज हुआ। लेकिन जो एडिशनल सैंपल आए दे आर वेरी मच स्मॉल इन नंबर कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन द रैंडम वेरिएबल, देयरफॉर द चेंज इन fx value for a small change in x is very very small. That means fx is always कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होगा हमेशा। देखो तो अब मैं इसको प्लॉट करने जा रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ेगा बेटा, धीरे 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 बढ़ेगा, कहीं थोड़ा ज्यादा रेट से बढ़ेगा, कहीं थोड़ा कम रेट से, उसको भी मैं समझा देता हूं, है ना। अब देखो यहाँ पे आ गया, अब देखो 1 के बाद ये कांस्टेंट होना ही होना है। देखो ये 1 हो जाएगा, क्यों 1 हो जाएगा अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। इस तरह का मैंने रैंडम सा कुछ ग्राफ बना दिया, कॉन्टिन्यूअस नेचर का है कि नहीं? ये fx देखो कॉन्टिन्यूअस नेचर का है कि नहीं? कॉन्टिन्यूअस ही होगा। देखो कैसे, मैं अब इसको समझाने जा रहा हूं। जैसे fx की वैल्यू मैं x इक्वल टू 0.2 पे निकालना चाह रहा हूं, वो कुछ होगी, लेट से उसकी वैल्यू p1 है। fx की वैल्यू अगर मैं x इक्वल टू 0.2 प्लस एप्सिलॉन पे निकालना चाहता हूं तो वो p1 प्लस क्या होगी ये बताओ। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं कि कॉन्टिन्यूअस क्यों है। आपने क्या कहा, एक रैंडम पॉइंट 0.2 ले लिया, हर पॉइंट पे ऐसा होगा, ये हर पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस है भाई साहब, ठीक है। तो x इक्वल टू 0.2 पे इसकी वैल्यू कुछ p1 है, कैसे आई होगी? -∞ से लेके 0.2 तक इंक्लूडिंग 0.2 जितने सैंपल होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी का क्या? समेशन। उनकी प्रोबेबिलिटी, उन सारे सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी का समेशन, वही आपके CDF फंक्शन की वैल्यू होगी x इक्वल टू 0.2, ठीक है, CDF फंक्शन की वैल्यू। अब देखो 0.2 पे वैल्यू क्यों फाइनाइट होनी चाहिए? 0.2 पे वैल्यू फाइनाइट होगी, ऐसा नहीं होगा कि 0। जब आपका 0 आया पॉइंट था तो एक सैंपल केवल ऐड हुआ था, उस सैंपल की वजह से प्रोबेबिलिटी में जो चेंज था वो क्या था? 0 था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे 0.0 माइनस पे भी 0 था, 0 पे भी 0 था और 0 प्लस पे भी ऑलमोस्ट 0 ही है। लेकिन 0.2 पे वैल्यू कैसे फाइनाइट है? 0.2 पे क्या है? -∞ से लेके 0.2 तक जितने सैंपल हैं उन सैंपल की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। अब -∞ से 0 माइनस तक के सैंपल वैल्यू ये अज्यूम ही नहीं करता, तो उनकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई, हटा दो। 0 से लेके 0.2 तक जितने सैंपल हैं उन सैंपल्स का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये 0.2 पे तो देखो ये इस तरह से है, जैसे बहुत सारी स्मॉल चीजों को जब आप ऐड कर देते हो इनफाइनाइट इन नंबर्स, तो वो एक फाइनाइट चीज आ सकती है।
जैसे मैंने कहा एक सिंगल सैंपल की प्रोबेबिलिटी तो 0 होती है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, लेकिन 0 से 0.2 के बीच में कितने सैंपल्स हैं? इनफाइनाइट सैंपल। तो सबकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल सैंपल की तो क्या है? टेंडिंग टू 0, लेकिन टेंडिंग टू 0 इनटू नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? इनफाइनाइट सैंपल 0 से 0.2 के बीच में, तो टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होगा? एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा। तो 0 से 0.2 में जो सैंपल्स हैं उन सारे सैंपल को अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? fxx की वैल्यू x इक्वल टू 0.2, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 माइनस, तो वैसे भी जो सैंपल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो बचे क्या? 0 से 0.2 के बीच में जो सैंपल्स हैं उन सबकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी वो एक फाइनाइट चीज आएगी, और वही फाइनाइट वैल्यू मैंने P1 लिखी है। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं कि एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 0 है हर सिंगल पॉइंट की, तो fxx की वैल्यू तो हमेशा 0 होगी। fxx क्या है? आपके सैंपल्स का एडिशन करते जा रहे हो, x को जैसे जैसे बढ़ा रहे हो नंबर ऑफ सैंपल्स और ज्यादा से ज्यादा ऐड करते जा रहे हो, है ना। x जैसे जैसे बढ़ रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से x तक के सैंपल की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो x बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ रहे हैं, तो हर एक सिंगल सैंपल की प्रोबेबिलिटी तो टेंडिंग टू 0 है। लेकिन जब नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ते जाएंगे तो वो जो छोटी चीज है, बहुत ही स्मॉल चीज है, एक सिंगल तो बहुत ही स्मॉल है टेंडिंग टू 0, लेकिन उस टेंडिंग टू 0 चीज को बहुत बार जब ऐड कर दोगे, बहुत हाई नंबर टाइम्स ऑफ ऐड कर दोगे, तो वो एक फाइनाइट चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए 0.1 पे भी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, 0.2 पे और ज्यादा होगी, क्योंकि अब और ज्यादा सैंपल्स ऐड हो गए, तो उन सबकी छोटी छोटी वैल्यूज ऐड होकर कुछ वैल्यू और बढ़ गई। 0.3 पे और वैल्यू बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि अब 0 से लेके 0.3 तक जितने सैंपल्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी, तो अब और सैंपल्स ऐड हो गए, तो उनकी जो छोटी छोटी स्मॉल प्रोबेबिलिटीज हैं वो ऐड हो गई, तो उनकी वजह से प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो fxx की वैल्यू बढ़ जाएगी। fxx क्या है? क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही तो है। तो सैंपल जितने ज्यादा ऐड हो जाते हैं उनके प्रोबेबिलिटीज क्यूमुलेटिव ऐड होती जाएंगी और ये बढ़ता जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से वैल्यूज इसकी बढ़ रही हैं, और हमेशा ये बढ़ेगा। ये नेचर मैंने आपको पहले भी समझाया था, कहां पे? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। तो ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, दैट इज फॉर श्योर। देखो ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। अब 1 के बाद, अब देखो मैं कहूं 1.5 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1.5 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से लेके 1.5 तक जितने सैंपल हैं उनको अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 माइनस तक कोई सैंपल नहीं है, वो हट गया। 0 से 1 के बीच में जितने सैंपल है उनको अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी, और 1 के बाद तो 1 से 1.5 में जो सैंपल्स है उनको अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी तो 0 है। तो इफेक्टिवली क्या आया? 0 से 1 के बीच में जो सैंपल है उनको अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी, तो 0 से 1 के बीच में कितने सैंपल है? इनफाइनाइट। टोटल सैंपल्स आ गए, टोटल पूरा सैंपल स्पेस ही आ गया 0 से 1 के बीच में, है ना। इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 से 1 के बीच में जितने सैंपल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो 0 से 1 के बीच में टोटल सैंपल स्पेस के सारे सैंपल आ गए, डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस के सारे सैंपल स्पेस, दोनों चीजें इक्वल हैं, कट के क्या आ गया? 1 आ गया कि नहीं वैल्यू। और fxx की वैल्यू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 होती है, ये जनरल प्रॉपर्टी थी, अभी भी प्रूफ हो रही। और जहां पे इसकी रेंज खत्म होती है, ये हमेशा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में भी था, जहां इस रैंडम वेरिएबल की रेंज खत्म हुई उसके बाद fx क्या हो जाता है? fxx 1 हो जाता है, उसके बाद वो 1 पे कांस्टेंट रहता है, चाहे वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो चाहे कैसा हो। कंटीन्यूअस में 0 से 1 के बीच में वैल्यू, 1 के बाद इसकी रेंज खत्म, तो 1 के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 1 ही होनी है, मतलब हमेशा अप टू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चलो ये बात खत्म हो गई। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये हमेशा कंटीन्यूअस होगा, दैट इज फॉर श्योर। ये कैसे होगा देखो, अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैंने एक रैंडम पॉइंट कोई 0.2 ले लिया, इस 0.2 पे अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो हर 0.3 0.4 हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं एक जनरल पॉइंट ले रहा हूं, देखो 0.2 पे कुछ प्रोबेबिलिटी P1 आई, मैंने अभी जस्टिफाई आपको कर दिया कि कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो होगी ही, है ना। 0.2 में क्या प्रोबेबिलिटी थी? प्रोबेबिलिटी दैट fxx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0.2 क्या होगी? इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन आर इक्वल टू क्या? 0.2। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू बिटवीन 0 एंड 0.2, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0.2 लिखना चाहिए ऐसे, माइनस इन्फिनिटी से 0 माइनस तक तो जो वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी तो 0 ही है, क्योंकि ये एज्यूम ही नहीं कर रहा है। तो इफेक्टिवली ये क्या आ गया? 0 से 0.2 के बीच में जो सैंपल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये हमेशा क्या आएगा? कुछ फाइनाइट आएगा, क्योंकि 0 से 0.2 के बीच में कितने होंगे? इनफाइनाइट सैंपल होंगे, और हर एक सैंपल की प्रोबेबिलिटी तो क्या होती है? सिंगल सैंपल प्रोबेबिलिटी
है ना, इज टेंडिंग टू 0, बहुत ही स्मॉल होता है, मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स। तो ये क्या आएगा, टेंडिंग टू 0 मल्टीप्लाइड बाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लिमिट वाला केस है, इट कम्स आउट टू बी ए फाइनाइट नंबर। वही हमने P1 को लिखा है, उसी को हमने क्या लिख दिया, P1, है ना। तो इस चीज को समझिए कैसे हो रहा है कॉन्टिन्यूअस में, यही सब छोटे छोटे कंफ्यूजन लोगों को बहुत होते हैं, ठीक है। अब 0.2 प्लस एप्सिलॉन, वो पॉइंट कहाँ है, ये मैंने 0.2 वाला पॉइंट लिया, इस पे मैंने कह दिया ये P1 है। 0.2 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, तो 0.2 प्लस जब आप एप्सिलॉन करोगे तो अब fx की वैल्यू 0.2 प्लस एप्सिलॉन पे निकालनी है, तो मतलब क्या है, -∞ से लेके 0.2 प्लस एप्सिलॉन तक के जितने सैंपल हैं उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी का समेशन। -∞ से 0 माइनस तो ऐसे हटा दो, मतलब क्या आया, 0 से लेके 0.2 प्लस एप्सिलॉन तक जितने सैंपल है उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी का समेशन, टोटल प्रोबेबिलिटी। 0 से 0.2 तक जो सैंपल्स है उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी आपको P1 पता है। अब 0.2 से एप्सिलॉन के बीच में जो सैंपल्स ऐड हुए हैं उनकी और प्रोबेबिलिटी में ऐड कर दूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी मुझे मिल जाएगी 0 से 0.2 प्लस एप्सिलॉन तक की, नहीं मिल जाएगी। अब 0.2 से एप्सिलॉन के बीच में, 0.2 से 0.2 प्लस एप्सिलॉन के बीच में नंबर ऑफ सैंपल्स आर वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू होल रेंज 0 से 1 के बीच में। जो ये एडिशनल सैंपल्स ऐड हुए 0.2 से 0.2 प्लस एप्सिलॉन के बीच में, दे आर सो स्मॉल, तो इनकी वजह से जो प्रोबेबिलिटी में इंक्रीमेंट होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ सैंपल्स ऐड हुए कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ सैंपल इन द सैंपल स्पेस और वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर एडिशन, प्रोबेबिलिटी में एडिशन तो कुछ ना कुछ होगा, वो बहुत ही स्मॉल होगा, P1 प्लस एप्सिलॉन 1। उस स्मॉल वैल्यू को मैं एप्सिलॉन 1 से लिख रहा हूं, बहुत ही स्मॉल चेंज। तो अब देखो 0.2 प्लस एप्सिलॉन पे अगर वैल्यू देखो बहुत ही चेंज हुई है। 0.2 पे P1 है और 0.2 प्लस एप्सिलॉन पे भी P1 के एकदम पास है, जस्ट P1 से थोड़ा ज्यादा। तो अगर मैं x एक्सिस पे चेंज करूं x प्लस dx और y एक्सिस पे चेंज हो केवल y प्लस dy, जहां x पे वैल्यू थी y, और मैंने x को x प्लस dx किया x एक्सिस पे और y एक्सिस पे चेंज हुआ y से y प्लस dy का, तो इसको कहोगे द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर यही होता कि x पे वैल्यू y थी और किसी x पे x प्लस dx आपने किया, किसी x पे x प्लस dx आपने किया, x ये कुछ भी हो सकता है, 0.2, 0.3, 0.3 पे 3 के जस्ट बगल में गए आप, कहने का ये मतलब है 0.3 से थोड़ा सा नीचे आए, है ना, 0.3 से थोड़ा ऊपर गए, 0.3 से थोड़ा नीचे आए, दोनों चीजें, 0.2 माइनस एप्सिलॉन भी ले सकते हो, तो P1 माइनस एप्सिलॉन 1 आ जाएगा। और अगर आपको ऐसा कुछ मिल गया y प्लस लेट से a, वेयर a इज फाइनाइट नंबर, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, a कोई फाइनाइट, a इज फाइनाइट, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। मैं आपको ये समझा रहा हूं मैथमेटिक्स को थोड़ा सा, तो ये मैथ्स जो आप पढ़ते हो ना, कंटिन्यूटी निकालना, ये सब निकालना, इन सब का यहीं पे यूज आता है। ऐसा नहीं कि वो गेट एग्जाम में आता है तो बस मैथ्स आपने पढ़ ली, उसका यूज आपको पता ही नहीं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। तो ऐसा मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, जब भी कोई पॉइंट लूंगा और उस पॉइंट x कोई पॉइंट लूंगा, x में जब भी मैं x प्लस dx चेंज करूंगा तो मुझे x प्लस dx, जो x और x प्लस dx के बीच में जो सैंपल्स होंगे वो एडिशनल सैंपल्स ऐड हो जाएंगे और उन्हीं की वजह से जो प्रोबेबिलिटी में चेंज होगा वही चेंज होगा fxx की वैल्यू में, है कि नहीं। अगर मैं fxx की वैल्यू x पे निकाला तो मैंने -∞ से x तक के जितने सैंपल थे उनकी प्रोबेबिलिटी का समेशन किया। अगर मुझे fx की वैल्यू x प्लस dx पे चाहिए तो मैं सैंपल लूंगा -∞ से लेके x प्लस dx तक, तो -∞ से लेके x तक के सैंपल की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है, तो मैं एडिशनल जो x प्लस dx, x और x प्लस dx के में जो एडिशनल सैंपल ऐड हुए उनकी प्रोबेबिलिटी और ऐड कर दूं तो मुझे fx की वैल्यू एट x इक्वल टू x प्लस dx में पता चल जाएगी। तो x और x प्लस dx के बीच में जो सैंपल ऐड होंगे दे आर वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि dx जस्ट बगल में है कंपेयर टू द होल सैंपल स्पेस जिसमें नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत हाई है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हैं। तो बहुत स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स ऐड हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत हाई हैं उसके कंपेयर में, तो जो चेंज होगा प्रोबेबिलिटी में, जो एडिशनल प्रोबेबिलिटी ऐड हुई x और x प्लस dx
के बीच के सैंपल ऐड होने से वो बहुत स्मॉल है। तो जो चेंज होगा fx में, fx की वैल्यू में x को x प्लस dx करने पे, दैट चेंज विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो जब चेंज बहुत स्मॉल होगा, मतलब x में x प्लस dx का स्मॉल चेंज किया, तो y एक्सिस पे y से y प्लस dy हो गया, चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, देन दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये हमेशा होगा कि नहीं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, क्योंकि जब भी x में मैं x प्लस dx करूंगा तो बहुत स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स ऐड होंगे कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ सैंपल, देयरफॉर चेंज इन द प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी स्मॉल। तो x प्लस dx और जो सैंपल ऐड हुए उसी की, और वही चेंज है fx की वैल्यू में, तो y एक्सिस पे भी जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। जो x और x प्लस dx के बीच में एडिशनल सैंपल ऐड हुए हैं वही fx की वैल्यू में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उन्हीं की प्रोबेबिलिटी, और वो प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल है, तो fx की वैल्यू में बहुत स्मॉल चेंज होगा अगर हम x में एक स्मॉल चेंज करते हैं। तो ये जो y एक्सिस पे y है, x एक्सिस पे x है, तो हम अगर x को स्मॉल चेंज x प्लस dx करते हैं तो y एक्सिस पे चेंज y प्लस dy बहुत स्मॉल है, इसीलिए fx फॉर ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विल बी कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होगा। मतलब इसमें कहीं भी कोई ऐसा चीज नहीं हो सकता, ऐसा चेंज, स्टेयरकेस चेंज कभी भी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में नहीं हो सकता बेटा, गारंटी है कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, कभी नहीं हो सकता। लिख लो इस चीज को, है ना, लॉजिक समझ में आ गया कैसे लिख रहे हैं ना। तो लिखो इस नोट पॉइंट को। आई होप मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी आपको, कैसे लॉजिकली मैथ्स को अप्लाई करना है, ठीक है। लिखो फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, स्ट्रिक्टली कॉन्टिन्यूअस है, मिक्स्ड वाले में कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों आ जाते हैं, जबकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो पॉइंट सैंपल स्पेस में होते हैं, डिस्क्रीट पॉइंट्स, उन पॉइंट को ऐड होते ही आपके fx की वैल्यू में फाइनाइट चेंज होता है, इसीलिए वहां पे फाइनाइट चेंज हुआ। एक सिंगल पॉइंट ऐड हुआ, 0 माइनस से आप 0 गए, आपने बहुत ही स्मॉल चेंज किया, लेकिन y एक्सिस पे चेंज कितना हो गया, 1/4 का फाइनाइट चेंज, दैट इज डिसकंटिन्यूटी, ये वाली चीज, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। तो डिस्क्रीट वाले में स्टेयरकेस फंक्शन होता है, वहां डिसकंटिन्यूअस होता है, राइट हैंड साइड से हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो लिखो यहां पे, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल the probability cumulative distribution function is always continuous in nature। मतलब ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, हर साइड से कंटिन्यूअस होगा। कहने का ये मतलब है, जब मैं कोई फंक्शन कहूं कि कंटिन्यूअस है, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से हर तरह से कंटिन्यूअस होता है, तभी कहते हो कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड साइड से डिसकंटिन्यूअस, तो उसको डिसकंटिन्यूअस कहते हो ओवरऑल, है ना। अगर मैं कहूं फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट अ सिंगल पॉइंट विल बी सेम, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो वो लेफ्ट हैंड साइड से भी कंटिन्यूअस है, राइट हैंड साइड से भी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूअस, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तो राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस, इसको कहते हैं ओवरऑल कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो फॉर ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन नेचर, मतलब ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, हर सिंगल पॉइंट पे, कहीं पे आपको कोई स्टेप चेंज नहीं दिख सकता, गारंटीड है, पॉसिबल ही नहीं है प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन से, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहां अगर कोई सिंगल पॉइंट ऐड होता है, स्मॉल चेंज करने का क्या मतलब, एकदम जस्ट बगल में सिंगल पॉइंट ऐड करते हो, तो प्रोबेबिलिटी में सडन चेंज या फाइनाइट चेंज हो ही नहीं सकता। जो चेंज होगा दैट इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0, तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज करके धीरे धीरे बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करके ये बढ़ता गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें लिख लो फुल स्टॉप के बाद, इन द CDF graph of any continuous random variable, in the CDF graph of any continuous random variable, in the CDF graph of any continuous random variable, in the CDF graph of any continuous random variable, there will be no step change, there will be no step change at any point, at any point, there will be no step change at any point, किसी भी पॉइंट पे राइट फ्रॉम -∞ से +∞ तक स्मॉल x की किसी भी वैल्यू के लिए यहां पे कोई स्टेप चेंज नहीं दिखेगा, गारंटीड है बेटा, गारंटीड है। अगर ऐसा है तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ही नहीं, उसका वो CDF है ही नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग जो CDF है वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का है ही नहीं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है हमेशा। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब देखो, इसलिए अब मैं CDF की कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूं आपको,
जल्दी जल्दी, है ना। फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं। कुछ जनरल प्रॉपर्टी जो आप पढ़े थे वो तो हमेशा जनरल रहेंगे। फर्स्ट, अब ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में मैं लिख रहा हूं एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी विल बी 0 या एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लिखना ज्यादा सही है। सेकेंड, ये चीज हर जगह सेटिस्फाई होगी, एक्स इन्फिनिटी पे क्या होगा, वैल्यू 1 होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसका लॉजिक आप समझ गए होंगे, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। अब थर्ड पॉइंट ये क्या होगा, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड as well as left hand side, ठीक है ना। चौथा पॉइंट जनरल पॉइंट हम लिखते जाते हैं, जहां डिफरेंस आएगा वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। ये तो हो गया कंटिन्यूअस नेचर का होगा, जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के हमेशा स्टेयरकेस फंक्शन होता था, ठीक है ना। अब अगली चीज क्या है, इसको फिर इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे। अगला चीज आपका है कि प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू a, ये हमेशा आप कैसे निकालते थे, एफ एक्स की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a माइनस एफ एक्स की वैल्यू एट x माइनस a माइनस, और ये देखो क्या आएगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। आपने क्या कहा कि ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूअस कोई चीज कब होती है, जैसे मैं a पे वैल्यू निकालूं a माइनस पे और a प्लस पे, वो वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम होंगी। राइट हैंड लिमिट a प्लस को बताता है, लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस को बताता है, और a पे वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाती है तभी आप कहते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो एफ एक्स a और ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी एफ एक्स a की वैल्यू के बराबर होगा, एंड दिस विल बी 0। इसीलिए सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आप कहते हो ना 0 होती है इन केस ऑफ व्हाट, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। वो यहां से भी प्रूफ हो जाएगा, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दी। एफ एक्स a माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है और वो फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, ठीक है ना। हमने वो सेम ही होगा क्योंकि एफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो, एक हमने ये पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी आपको बस याद, एक हमने पढ़ा था x a और b के बीच में हो तो क्या होता है, एफ एक्स बी माइनस एफ एक्स ए। चलो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं। ए पे इक्वलिटी नहीं होती थी, ग्रेटर देन ए एंड लेस देन आर इक्वल टू बी होता था। तो प्रोबेबिलिटी अगर ये निकालनी हो इस रेंज में कि x वैल्यू ले रहा है a से ज्यादा और b के बराबर या b से कम, तो इस रेंज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रैंडम वेरिएबल x इस रेंज में वैल्यू अज्यूम करें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू एट x इज इक्वल टू बी माइनस एफ एक्स की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। सिंपली निकाल देते थे यहां से। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में अगर एक सिंगल पॉइंट ऐड होता था तो उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी में फाइनाइट चेंज भी हो सकता है, इसीलिए यहां इक्वलिटी अगर आ जाएगा तो ये फार्मूला फिर वैलिड नहीं होता था हमेशा, वहां मैं इसीलिए बताया था, क्योंकि डिस्क्रीट में अगर किसी पॉइंट के ऐड होने से, एक सिंगल पॉइंट इक्वलिटी लगा दोगे तो ये पॉइंट ऐड हो जाएगा, और एक सिंगल पॉइंट ऐड होने से प्रोबेबिलिटी में फाइनाइट चेंज पॉसिबल है, और जब फाइनाइट चेंज पॉसिबल है तो फिर वो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि वो फिर उस उतने अमाउंट का डिफरेंस आने लगेगा आंसर में, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। जबकि आपके कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी सिंगल पॉइंट के ऐड होने से या हट जाने से प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। किस केस में? एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में। तो मैं इस चीज को, ये अगर मुझे पूछा जाएगा a और b के बीच की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसको भी मैं एफ एक्स बी माइनस एफ एक्स ए से निकाल सकता हूं। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि x a से b के बीच में वैल्यूज ले रहा है, यहां पे इंक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी है, यहां पे एक्सक्लूडिंग ए है इंक्लूडिंग बी है, मतलब एक सिंगल पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसमें एक सिंगल पॉइंट बढ़ गया तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक सिंगल पॉइंट और ऐड हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी और ऐड कर दो भाई। ए से बी के बीच में जितने सैंपल थे उनकी प्रोबेबिलिटी आपने यहां निकाली थी, एक्सक्लूडिंग ए और इंक्लूडिंग बी।
और इस वाले रेंज में क्या आ गया, एक और पॉइंट ए आ गया, बाकी ग्रेटर देन ए वाले और लेस देन आर इक्वल टू बी वाले पॉइंट तो हैं ही, तो इस ए पॉइंट की और प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो तो आपको वैल्यू आ जाएगी भाई प्रोबेबिलिटी इसकी। और एक सिंगल पॉइंट ऐड होने से प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में? नहीं। तो जो इसका निकाला था एग्जैक्ट फार्मूला fxb माइनस fxa हमेशा इस रेंज के लिए वैलिड है, चाहे x कैसा भी रैंडम वेरिएबल हो, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस, है ना। तो डिस्क्रीट के लिए तो यही रेंज है, तभी ये फार्मूला यूज कर पाओगे, लेकिन कंटीन्यूअस में यही फार्मूला मैं इस रेंज के लिए भी यूज कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ एक सिंगल पॉइंट ए बढ़ गया, उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वही इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो अगर इसका फार्मूला ये है तो इसका फार्मूला भी ये आ गया कि नहीं। इसी तरह से मैं ये भी लिख सकता हूं कि नहीं, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन ए लेस देन बी, इसके लिए भी ये फार्मूला वैलिड है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन ए लेस देन बी, इसके लिए भी फार्मूला वैलिड है। इसमें दो सिंगल पॉइंट थे, बी और ए एक्सक्लूड हो गए, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। दो सिंगल पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट ए एक सिंगल पॉइंट बी, उनसे प्रोबेबिलिटी, उनका प्रोबेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन कितना है, टेंडिंग टू जीरो, और किसी फाइनाइट नंबर में टेंडिंग टू जीरो ऐड करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अगर ए से बी इस रेंज में ये कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई, अब ए पॉइंट में इंक्लूड करूंगा तो टेंडिंग टू जीरो और ऐड हो जाएगा, फाइनाइट प्लस टेंडिंग टू जीरो इज फाइनाइट वैल्यू। यहां बी पॉइंट को गायब कर दिया तो बी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी माइनस टेंडिंग टू जीरो करोगे वो भी जीरो। यहां पे क्या, ए और बी दोनों पॉइंट गायब हो गए तो माइनस ए पॉइंट का प्रोबेबिलिटी माइनस बी पॉइंट का प्रोबेबिलिटी, टेंडिंग टू जीरो घटाओगे किसी फाइनाइट चीज में से तो वो वही रह जाएगी। तो यही फार्मूला सब जगह वैलिड, मतलब ए से बी की रेंज में अगर है एक्स कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, तो किस पे इक्वलिटी है किस पे इक्वलिटी नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। fxb माइनस fxa फार्मूला डायरेक्टली यूज कर लो, नो हेजिटेशन के साथ, एकदम करेक्टली आंसर आएगा बेटा, कोई डाउट ही नहीं है ना। जबकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में यूज करने के लिए बेटा हमेशा याद रखना ए से बी के रेंज में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ए पे इंक्लूड करोगे तो ए पॉइंट ऐड होने से ए पॉइंट की अगर कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी हुई, देखो ए से बी की रेंज में है तो ये फार्मूला एकदम एग्जैक्ट फार्मूला कैलकुलेट आपने किया था, क्योंकि fxb क्या है, माइनस इंफिनिटी से b तक जितने सैंपल है उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी, यहां fxa क्या है, माइनस इंफिनिटी से a तक इंक्लूडिंग a प्रोबेबिलिटी। अब fx माइनस इंफिनिटी से b तक, माइनस इंफिनिटी से a वाले पॉइंट भी हैं, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस इंफिनिटी से a वाले पॉइंट दोनों में कॉमन है, घट जाएंगे, बचेगा क्या, a से ज्यादा वाले पॉइंट और इंक्लूडिंग b पॉइंट। तो ये fxb माइनस fxa हमेशा इस रेंज की प्रोबेबिलिटी तो देगा गारंटी के साथ, एग्जैक्ट फार्मूला है। अब मैं अगर इस पे इक्वलिटी ए लगा दूं और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में चाहूं तो ए जैसे पॉइंट इंक्लूड हो गया, और अगर वहां पे एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फाइनाइट, तो उस सिंगल इसमें क्या हो जाएगा, कुछ और फाइनाइट वैल्यू ऐड हो जाएगी कि नहीं। और अगर आपने इस फार्मूले से निकाल दिया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू बी, इस फार्मूले से केवल निकाल दिया, तो वो जो वैल्यू फाइनाइट वैल्यू ऐड होनी है ए पॉइंट ऐड होने से, वो वैल्यू तो आपने ऐड करी नहीं, तो आंसर गलत आ गया कि नहीं, इस फार्मूले से गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एक सिंगल पॉइंट ऐड होने से स्टेप चेंज पॉसिबल है fx की वैल्यू में, सिंपल सी बात है। जबकि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एक सिंगल पॉइंट ऐड होने से fxx की वैल्यू में स्टेप चेंज पॉसिबल नहीं है। जो चेंज होता है एक सिंगल पॉइंट ऐड होने से fxx की वैल्यू में, वो चेंज बहुत स्मॉल होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है। इसीलिए a माइनस और a की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, एक सिंगल पॉइंट हटने से एक सिंगल पॉइंट जाने से उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंटीन्यूअस इन नेचर होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला, कि यहाँ पे हम किसी भी रेंज के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये आपको प्रूफ करने के लिए कि सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट, और ये तो कॉमन पॉइंट था ही। तो इसीलिए जब आपसे, देखो यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, जब आपसे पूछा जाता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज ऑलवेज, तो क्या कहोगे, ऑलवेज कंटिन्यूअस कह सकते हो, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट हैंड साइड। क्यों भाई, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट साइड होता है, लेफ्ट से हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए लेफ्ट से भी कंटिन्यूअस होता है, राइट हैंड साइड से भी कंटिन्यूअस होता है। तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हो सीडीएफ को, कि ये हमेशा राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस होगा, चाहे ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन करो, चाहे कंटिन्यूअस के लिए, चाहे मिक्स के लिए। अगर आपने कह दिया ये हमेशा कंटिन्यूअस है, तो ये तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए फेल हो जाएगी, मिक्स रैंडम वेरिएबल के लिए फेल हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप कहो सीडीएफ तो किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन होता है, चाहे वो
कंटिन्यूअस हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे आपका क्या हो मिक्स्ड हो, तो ओवरऑल तो ये हमेशा हर केस में कैसे कंटिन्यूअस है, राइट हैंड साइड से, चाहे वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे मिक्स, राइट हैंड साइड से तो हमेशा कंटिन्यूअस है। तो उसको ओवरऑल आप हमेशा यही कहोगे कि इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्योंकि यहां आप ये मेंशन नहीं करो कि किस रैंडम वेरिएबल के लिए। जब रैंडम वेरिएबल मेंशन कर दोगे तब तो ठीक है। अगर मैं कहूं फॉर ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन CDF इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। In case of discrete random variable, it is continuous from the right hand side only. मतलब हाँ, कुछ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे वो लेफ्ट और राइट दोनों से कंटिन्यूअस होगा, लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कुछ पॉइंट ऐसे जरूर होंगे जहां वो राइट हैंड साइड से ही कंटिन्यूअस होगा, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, जिस पॉइंट पे स्टेप चेंज होता है। समझ में आई बात? तो ये अब लेक्चर में यहां क्लोज कर रहा हूं। तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये फार्मूले आप डायरेक्टली क्यों यूज कर पा रहे हो, कैसे यूज कर पा रहे हो, उस फार्मूले के डेप्थ में जाओगे तो समझ में आएगा एक सिंगल पॉइंट ऐड होने से हटने से क्या फर्क पड़ता है। ये बहुत क्रिटिकल है। ये अगर रेंज है तो ये फार्मूला हर रैंडम वेरिएबल के लिए वैलिड है, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी यहाँ गायब हो गया। यहाँ पे कंटिन्यूअस में तो हर रेंज के लिए फार्मूला वैलिड हो जा रहा है, लेकिन डिस्क्रीट में इसी रेंज के लिए वैलिड होगा, मिक्स्ड में केवल इसी रेंज के लिए ये फार्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये ध्यान रखना, नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हो ना, बुक में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये जब डेप्थ में एनालिसिस करोगे, चीजों को सोचोगे तब मिलेगा, ठीक है ना। अगले लेक्चर में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। इस लेक्चर को क्लोज कर रहा हूं, डायग्राम ये बना रहेगा, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। अब मैं इसी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ के बारे में बात करूंगा, है ना। तो पीडीएफ इसका कैसा होगा, कैसा हो सकता है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बताऊंगा। पीडीएफ इसका कैसे नेचर का होना चाहिए उसको भी थोड़ा मैथमेटिक्स रिलेट करके समझाने की कोशिश करूंगा। फिर हम उसी लेक्चर में समझेंगे सीडीएफ और पीडीएफ में रिलेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एक तो हमने समझ लिया था कि पीडीएफ इज डिफरेंशिएशन ऑफ सीडीएफ। अब सीडीएफ इज इक्वल टू पीडीएफ के फॉर्म में कैसे आएगा ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। पीडीएफ अगर हमारा गिवन है तो उससे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं वो भी हम सीखने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। इन फार्मूलों को थोड़ा सा और डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर का हमारा टास्क ये है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।